नमस्कार बच्चों, सीए फाइनल ग्रुप 1 पेपर 4 कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉज आरटीपी मई 2022 से रिलेटेड मैंने अमेंडमेंट्स आपसे पहले जिक्र करी पार्ट 1 ऑफ द लेक्चर में। स्टूडेंट्स, वी विल डिस्कस नाउ अ केस स्टडी ऑन निधि कंपनी। निधि कंपनी जिसके ऊपर आप कंपनीज एक्ट में चैप्टर नंबर 26 सेक्शन 406 रेड विद निधि रूल्स में पढ़ते हैं। लिखा है मिस्टर चरण एक क्वालिफाइड एमबीए फाइनेंस है, वो सोच रहे हैं एक फाइनेंस बिजनेस स्टार्ट करें। उन्होंने ये प्रोसेस डिस्कस करी अपने रिश्तेदारों दोस्तों के साथ और डिसाइड किया वो निधि कंपनी बनाएंगे बिकॉज इजी है, अफोर्डेबल है टू स्टार्ट अ लोन बिजनेस इन इंडिया। क्योंकि निधि काम ही किसके साथ करती है? मेंबर से। मेंबर से आप क्या लेते हैं? डिपॉजिट, एंड उन्हीं को आप लैंडिंग करते हैं। और निधि एक पब्लिक कंपनी होती है, इसमें कम से कम 200 लोग होते हैं, विच रिक्वायर्ड ओनली 7 मेंबर्स विद इजी डॉक्यूमेंटेशन। लेकिन कम से कम 200 रखने पड़ते हैं आपको। नो अप्रूवल व्हाटसोएवर वाज आल्सो रिक्वायर्ड फ्रॉम आरबीआई। हाँ, ये एक बेनिफिट है, आरबीआई से रेगुलेट नहीं करता है as it regulates other finance companies. Further, the Nidhi would be able to accept deposits from members and lend to them as well, besides earning periodical interest on loans, while its main expenditure would be able to pay interest on deposits and establishment charges. कि member का deposit है, ब्याज देना और खर्चा चलाने का आएगा कंपनी का। Mr. Charan with his 6 trusted friends and relatives ने एक निधि कंपनी बना ली और ये कंपनी बनाई है 20 अगस्त 2015 को एट इंदौर, मध्य प्रदेश। It was notified as Nidhi in the official gazette. It was mentioned in memorandum that as Nidhi, the company, because यही निधि का मतलब है, ये mutual benefit society, the cultivating the habit of thrift and saving among members, receiving deposit from them and lending to them for their mutual benefit. सब कुछ वही लिखा जो डेफिनेशन में आता है। कहता कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल है 1 करोड़ रुपया, जो कि डिवाइडेड है 10 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। और देखिए इसमें सिर्फ क्या होते हैं? इक्विटी शेयर ही होते हैं, प्रेफरेंस हो नहीं सकते। ऑल द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड ऑफ लक्ष्मी निधि, देखिए आप पब्लिक कंपनी होते हैं लेकिन आपको अपने नाम के साथ निधि भी लगाना पड़ता है लिमिटेड के साथ। possessed a very strong background in terms of financial stability as also expertise in business। सभी अच्छे समझदार लोग हैं इसके मेंबर्स। मिस्टर चरण was throughout supported by extraneous efforts of his younger brother Mr. Param, जो कि एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट है इस कंपनी के और उनके पास काफी एडमिनिस्ट्रेटिव टैलेंट है ऑर्गेनाइजेशन को चलाने का। विद अ डेडिकेटेड टीम ऑफ स्टाफ द कंपनी ग्रोथ पे चल रही है विद utmost courteous services rendered with able management. The company encouraged rural saving habits and believed in rendering all financial assistance to its members for providing short-term and long-term deposits. कंपनी ने डिपॉजिट रेज किए हैं इन द फॉर्म ऑफ फिक्स डिपॉजिट, रेकरिंग डिपॉजिट एंड सेविंग डिपॉजिट। आप पढ़ के आते हैं इंटर में डिपॉजिट से रिलेटेड हम पूरा एक चैप्टर पढ़ते हैं कंपनीज एक्ट में, चैप्टर नंबर 5 सेक्शन 73 से लेके 76A तक। तो कहता आप हर तरह के आप डिपॉजिट ले रहे हैं और ऑब्वियसली निधि रूल्स में भी लिखा आप बिल्कुल लेंगे। वाइल एक्सटेंडिंग लोन टू इट्स मेंबर्स द निधि प्रोवाइडेड लक्ष्मी ज्वेल लोन अगेंस्ट pledge of gold jewelry for productive and consumption purposes with minimum documentation and utmost safety of their gold। गोल्ड गिरवी रखा, आपने लोन दिया। It also provided mortgage loans against deposit और लॉकर फैसिलिटी भी आप मेंबर को दे सकते हैं, लेकिन वहां हमें ध्यान रखना पड़ता है ज्यादा से ज्यादा रेंटल इनकम वहां से 20% ऑफ ग्रॉस इनकम को एक्सीड नहीं करेगी। पता चले आप ये काम करने लग पड़े। ऑन 31 मार्च 2021 की बात हो रही है। इश्यूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल है कंपनी की ₹95 लाख डिवाइडेड इनटू 9.5 लाख शेयर्स ऑफ 10 ईच। डिपॉजिट्स बताए गए हैं 315 करोड़ के हैं, 12,000 मेंबर्स हैं क्योंकि आप पब्लिक कंपनी हो, लिमिट नहीं होती मैक्सिमम मेंबर्स पे। और लोन आपने दे रखे हैं 275 करोड़ के। कीपिंग इन व्यू द सफिशिएंसी ऑफ प्रॉफिट्स द कंपनी ने डिविडेंड दे दिया 1 पर शेयर। ध्यान दीजिएगा यहां पे समझने वाली बात है। देखिए शेयर की नॉमिनल वैल्यू 200 रुपए थी, जब आप 1 रुपया देते हैं तो अंडरस्टूड आपने कितना डिविडेंड दिया? 10% ही दिया है। और कंपनी सोच रही है भविष्य में अपनी ब्रांचेस भी खोलेंगे। अब देखिए हमारे सामने एमसीक्यू दे रखे हैं, लिखा है पहला एमसीक्यू, It is evident from the case scenario that Lakshmi Nidhi Limited started its business with paid up capital of ₹95 lakh.
कीपिंग इन व्यू द मिनिमम पेड अप कैपिटल विद विच निधि कैन बी स्टार्टेड। देखिए अब प्रश्न इस पे है कि निधि स्टार्ट करने के लिए मिनिमम पेड अप कैपिटल कितनी चाहिए होती है, राइट। हाउ मच इज द एक्सेस पेड अप कैपिटल निधि लिमिटेड हैड व्हेन इट स्टार्टेड इट्स ऑपरेशन। कहता बताइए कितनी एक्सेस है, आज के दिन 95 लाख है और भैया मिनिमम चाहिए होती है 5 लाख। 95 लाख में से अगर आप 5 लाख माइनस करेंगे तो अंडरस्टूड है पीछे कितना बचा, 90 लाख एक्सेस है। ऑप्शन सी इज द आंसर। मूविंग अहेड, अगला प्रश्न। फाइनेंशियल ईयर 21-22 में आप डिविडेंड देना चाहते हैं, जो मैंने ₹1 बताया था 10%। कहता बताइए मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिविडेंड आप कितना दे सकते हैं। देखिए मैक्सिमम हम पढ़ते होते हैं कि साहब आप 25% दे सकते हो। 25% अगर आप ₹10 का लोगे, ये बना ₹2.5, ₹2.50, राइट। इतना आप दे सकते हैं बिना किससे पूछे, रीजनल डायरेक्टर से पूछे। ज्यादा भी दे सकते हैं लेकिन आरडी से आपको अप्रूवल लेना होता है। कहता बिना पूछे बताइए कितना, तो बिना पूछे 10 का 25% हुआ ₹2.5। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न। द केस सिनारियो स्टेट्स दैट लक्ष्मी निधि लिमिटेड ऑल्सो प्रोवाइडेड लॉकर फैसिलिटी। कहता बताइए मैक्सिमम रेंटल इनकम, जैसे मैंने कहा था 20% हो सकती है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बनता है कि अप टू 20%, लेकिन किसका, ग्रॉस इनकम एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। 20% से ज्यादा लॉकर से आप कमाई कर नहीं सकते। अगला प्रश्न। कहता बाय डिक्लेयरिंग अ डिविडेंड ऑफ ₹1 पर शेयर निधि लिमिटेड इज रिक्वायर्ड टू पे 9.5 लाख रुपए, क्योंकि यही उनके शेयर्स थे, अपने मेंबर्स को एज डिविडेंड। कहता बताइए आपको कितना पैसा ट्रांसफर करना पड़ेगा जनरल रिजर्व के अंदर। देखिए हम क्लियरली यही पढ़ते हैं कि जब आप डिविडेंड दे रहे हैं, रिजर्व में भी आपने पैसा कितना ट्रांसफर करना, इक्वल अमाउंट। तो इक्वल का मतलब क्या हो गया, इतना डिविडेंड है तो इक्वल मीन्स 100%, तो 9.5 लाख रुपए आपको रिजर्व्स में ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो ये था हमारा निधि के ऊपर एक केस स्टडी। स्टूडेंट्स, केस स्टडी ऑन आईबीसी इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड, और ये केस स्टडी है पीपीआईआरपी से रिलेटेड, प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, जो हम पढ़ते हैं चैप्टर 3A में सेक्शन 54A से लेके P। लेकिन ये केस स्टडी सिर्फ 2 सेक्शंस पे, 54A एंड 54C। और अगर आप साइज देखें केस स्टडी का, छोटा सा ही नजर आ रहा है। कहता चित्रा फर्नीचर्स लिमिटेड पब्लिक कंपनी है, आप engaged in the business of wooden furniture and classified as MSME सेक्टर में आप आ गए हैं। कहता आपने डिफॉल्ट किया सेक्शन 4 का। ऑब्वियसली आप पीपीआईआरपी में आने के लिए यहां पे मॉनेटरी लिमिट 10 लाख है, वरना क्या होती है 1 करोड़ होती है। कंपनी ने मैटर पुट किया इनिशिएशन के लिए पीपीआईआरपी के लिए बिफोर द मेंबर्स फॉर देयर अप्रूवल थ्रू अ रेजोल्यूशन। तो हमें यहां पे स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए होता है। फाइनेंशियल क्रेडिटर्स ने भी प्रपोज किया नेम किसका, विदिशा का, जो कौन है, एक आरपी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल फॉर कंडक्टिंग ये आईआरपी। डायरेक्टर्स ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर हैव मेड अ डिक्लेरेशन स्टेटिंग इंटर एलिया दैट द कॉर्पोरेट डेटर शैल फाइल एन एप्लीकेशन फॉर इनिशिएटिंग पीपीआईआरपी प्रोसेस विद इन अ डेफिनेट टाइम पीरियड। तो ऑब्वियसली आपको अप्लाई करना होता है और टाइम पीरियड भी है। कहता है एप्लीकेशन दी गई है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को देनी होती है, राइट, लेकिन वॉज मेड बिफोर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, ये होगी एक्सेप्ट। बहुत ही छोटी सी की स्टडी है, सीधी सीधी बातें लिखी हुई हैं। अब हमें क्वेश्चन देखना है। मैं सिंपल बताऊं, जो भी ये केस स्टडी में लिखा है वो क्वेश्चन देखेंगे, कोई लिंक नहीं है, सीधे सीधे कह लीजिए क्वेश्चन आंसर टाइप है ये केस स्टडी। पहला प्रश्न आपके सामने है, कहता बताइए विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अप्लाइंग फॉर पीपीआईआरपी बाय द कॉर्पोरेट डेटर। कहता बताओ इसमें से कौन सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है। देखिए हम सेक्शन नंबर 54A में पढ़ते हैं, क्योंकि मैंने कहा था 54A के ऊपर मेनली क्वेश्चन है। वहां हम ये पढ़ते हैं, जैसे ऑप्शन देखिए, हैज कंप्लीटेड अ CIRP during 3 years preceding the initiation date।
तो कहता कौन सा इनमें से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है। तो अगर सिंपल सी बात है, आप एलिजिबल होने चाहिए रेजोल्यूशन प्लान के लिए, करेक्ट आंसर है, क्योंकि यहां देखिए नोट से पूछा गया है। नंबर 2, आप पीपीआईआरपी में ना गए हो पिछले 3 साल, ये भी सही है। इज नॉट रिक्वायर्ड, ऑब्वियसली आप लिक्विडेशन में नहीं जा रहे हैं अंडर सेक्शन 33, ये भी सही है। तो ऑब्वियसली 3 साल का हम टाइम लिमिट पढ़ते हैं, उसी के ऊपर ऑप्शन कौन सी आ गई, सी आ गई, कि भाई साहब अगर आपने हैज कंप्लीटेड अ सीआईआरपी ड्यूरिंग द 3 years प्रोसीडिंग द इनिशिएशन डेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है पीपीआईआरपी मे बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉर्पोरेट डेटर हु कमिट्स अ डिफॉल्ट सब्जेक्ट टू कंडीशन की मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स ने एक डिक्लेरेशन दी है कि भैया कि एक एप्लीकेशन फाइल करेंगे फॉर इनिशिएटिंग विद इन अ डेफिनेट टाइम पीरियड। तो ऑब्वियसली ये एक डिक्लेरेशन देनी पड़ती है, और ये देनी पड़ती है नॉट एक्सीडिंग 90 डेज के अंदर। ये भी हम कहां पढ़ते हैं 54A के अंदर। अगला प्रश्न, एन एप्लीकेशन फॉर पीपीआईआरपी मे बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ डेटर जिसने डिफॉल्ट किया, सब्जेक्ट टू कंडीशन की मेंबर्स क्या पास करें। ऑब्वियसली स्पेशल रेजोल्यूशन यहां पास करना पड़ता है। अगेन देखिए मैं कहूंगा सीधे सीधे क्वेश्चन थे 54A के ऊपर है। नेक्स्ट, द कॉर्पोरेट डेटर शैल ऑब्टेन एन अप्रूवल फ्रॉम फाइनेंशियल क्रेडिटर नॉट बीइंग इट्स रिलेटेड पार्टीज। तो इनसे भी आपको अप्रूवल लेनी पड़ती है, और ये कम से कम कितने होने चाहिए, नॉट लेस देन 66%। तो ऑप्शंस में आप देख सकते हैं ये लिखा है नॉट लेस देन 66%, और ये भी कहां पढ़ के आते हैं हम 54A में। नेक्स्ट, ए अपना ऑर्डर देगी एक्सेप्टेंस का या रिजेक्शन का, ये देती है 14 दिन के भीतर, और ये चीज हम कहां पढ़ते हैं 54C के अंदर। देखिए इसके बाद आरटीबी में हमें दे रखे इंडिपेंडेंट एमसीक्यू। पहला प्रश्न है, आप एक पब्लिक कंपनी है, कॉन्टिन्यूस लॉसेस फेस कर रहे हैं, फाइनेंशियल क्रंच है पिछले 4 साल से, कंपनी को बचाने के लिए, क्योंकि नहीं तो लिक्विडेशन में चले जाएंगे, एक स्कीम ऑफ कॉम्प्रोमाइज जो हम सेक्शन 230 में पढ़ते हैं, क्रेडिटर्स के साथ करें। क्रेडिटर्स हैं 1.5 करोड़ रुपए के, एंड अकॉर्डिंगली हमने स्कीम के अंदर ट्राइब्यूनल में अप्लाई कर दिया। बताइए कितने क्रेडिटर, ये है क्वेश्चन हमारा, कितने क्रेडिटर इन वैल्यू एग्री करें ताकि ट्राइब्यूनल बिना मीटिंग बुलाए डिस्पेंस ये कॉम्प्रोमाइज हो सके। तो हम क्लियरली पढ़ते हैं, ये हम पढ़ते हैं सेक्शन 230 एग्जैक्टली अगर मैं कोट करूं, सब सेक्शन 9 में हम पढ़ते हैं कि भाई साहब अगर 90% हां कर दें, तो देखिए 90% ऑफ अगर आप 1.5 करोड़ करोगे तो ये आ जाएगा 1 करोड़ 35 लाख। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इतने लोग हां करें तो ट्राइब्यूनल मीटिंग भी नहीं बुलाएगा। प्रश्न अगला कहता है शिवदीप लिमिटेड, शिवदीप लिमिटेड नहीं है, अपना क्लेम सबमिट किया है क्योंकि वो ऑपरेशनल क्रेडिटर के हैं, किसको, लिक्विडेटर को। तो कंपनी का लिक्विडेशन हो रहा है और स्वाभाविक लिक्विडेशन खाऊंगा आईबीसी में। क्लेम सबमिट करने के बाद शिवदीप अपने क्लेम को ऑल्टर करना चाहते हैं। तो आपसे पूछा गया इन चारों ऑप्शन में से बताइए कौन सा करेक्टली है, इंडिकेटिंग द टाइम पीरियड जिसके दौरान आप ये ऑल्ट्रेशन कर सकते हैं। तो देखिए सीधा सा आंसर है, हम पढ़ते होते हैं 14 दिन के अंदर आप ऑल्टर कर सकते हैं, और इसके ऊपर डील कौन करता है, सेक्शन नंबर 38। नेक्स्ट प्रश्न हमारा फेमा पे है। नंदिश एक रेजिडेंट इंडियन है, उन्होंने $1 लाख, ध्यान दीजिएगा डेट इंपॉर्टेंट है हमारे यहां पे, 7 जून 2021, आपने पढ़ा ही है फेमा में, LRS लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम मिलती है, 2.5 लाख पर फाइनेंशियल ईयर आप भेज सकते हैं बिना किसी आरपीआई की अप्रूवल के। तो इन्होंने 1 लाख रुपया भेजा अपने बेटे ईशान के लिए, जो कि कैलिफोर्निया यूएसए में है, क्योंकि उसे पैसे चाहिए थे। लेकिन इसी साल फाइनेंशियल ईयर देखिए जुलाई अगला महीना हो गया, उन्होंने फिर से 71,000 भेजे। किसके लिए, एक्सपेंसेस, क्योंकि उनकी बीवी क्या है, बीमार है, जो कि अपने बेटे से मिलने गई थी, और शी हैड डेवलप्ड सीरियस कोरोनरी डिजीज फॉर स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट एट अ हॉस्पिटल। पहले 71,000 भेजा, 79,000 और भेजना पड़ गया। कब भेजना पड़ गया, सेम फाइनेंशियल ईयर में।
तो आप नोटिस करें 79 यहां हो गया, 71 यहां हो गया, दैट मेक्स 1.5 लाख और ये हो गया 1 लाख, तीनों को मिला लीजिए 2.5 लाख तो हो गया इस फाइनेंशियल ईयर में, राइट। अब होता क्या है, within next 10 days Madhavi recovered and was allowed to return to her son's residence. Choose the correct option as to कब नंदिश फर्दर फॉरेन एक्सचेंज भेज पाएंगे ताकि उनका बेटा एक घर खरीद सके, लेकिन कहता है बिना आरबीआई से पूछे। सिंपल आंसर हो गया भैया, 2.5 लाख की लिमिट कंप्लीट होगी इस फाइनेंशियल ईयर में। अगला फाइनेंशियल ईयर, ये फाइनेंशियल ईयर क्या हो गया, 21-22 हो गया, तो अंडरस्टूड है भैया 22-23 में ही आप भेज पाओगे। 22-23 वाली अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो ऑब्वियसली 22-23 कहां से स्टार्ट होगा, अप्रैल 22 और देर आफ्टर, स्ट्रेट वे आंसर नंबर ए। तो दैट मीन्स इसका रैशनल रहा, लॉ रहा LRS। नेक्स्ट प्रश्न, 5 साल के स्टे आपने यूएसए में किया, मिस्टर उमेश एक इंडिविजुअल है। ये क्वेश्चन में आंसर में गड़बड़ है भाई आईसीआई के मेरे हिसाब से। कहते हैं ये बंदा भारत में आता है, दिल्ली में आता है 25 अक्टूबर 2019 को। देखिए अगर मैं फाइनेंशियल ईयर बड़ा सिंपल सी बात करूं 19-20, राइट, क्योंकि हम बड़ा क्लियरली जानते हैं अंडर सेक्शन 2B ऑब्वियसली हम क्या देखते हैं, पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, जिसमें इंडिविजुअल में हम क्लॉज नंबर 1 में बड़ा क्लियरली यही कहते हैं कि साहब आपका स्टे क्या होना चाहिए, मोर देन 182 डेज। कब होना चाहिए, प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। तो भैया आप ही अपना दिमाग लगा लो, अगर आदमी 25 अक्टूबर को आता है तो अक्टूबर के तो 25 गए, पीछे क्या बचा, नवंबर दिसंबर, जनवरी फरवरी मार्च, आप मिलाओगे तो 182 डेज क्रॉस नहीं कर सकता हूं। कहता है ये बिजनेस करने आ रहा है अपने 2 भाइयों के साथ और उसने 10 लाख रुपए लगा भी दिए हैं कैपिटल। साइमल्टेनियसली उसने अपना एक प्रोप्राइटरी बिजनेस भी स्टार्ट किया है और कहता है 2 महीने के भीतर भीतर अमेरिका से आने के बाद इसने अपनी एक ब्रांच भी खोली है प्रोप्राइटरी बिजनेस की। कहां पे, यूएसए में, राइट। अब पूछा क्या गया आपसे, कहता रेजिडेंशियल स्टेटस निकालो, कौन सी ईयर का पूछा गया, 20-21। 20-21 क्या हो गया, अगला साल हो गया, ये था 19-20। तो हम जानते हैं 20-21 का स्टेटस किसके ऊपर डिपेंड करता है, 19-20। लेकिन 19-20 में तो उसका स्टे बन ही नहीं रहा 182 डेज से ज्यादा नहीं बन रहा, तो वो रेजिडेंट हो ही नहीं सकता, क्लियर। तो आप रेजिडेंट नहीं हो सकते, लेकिन इंस्टीट्यूट अपना आंसर क्या दे रहा है, कहता भैया 20-21 में उमेश जी रेजिडेंट इन इंडिया है। तो यहां पे द क्वेश्चन मार्क इज देयर। आप सितंबर, ये जो अक्टूबर लिखा ना इसको सितंबर कर दो तो बात बन जाएगी। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न, अक्षरा बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लिमिटेड पब्लिक कंपनी, आप बीएससी पे लिस्टेड हैं। आप अपर रिवीजन बढ़ाना चाहते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट अपने बॉन्ड्स का 12 से 1% बढ़ा के 13 करना चाहते हैं। तो देखिए ये है क्वेश्चन सेबी रेगुलेशंस के ऊपर, और वहां हम पढ़ते हैं कि जो भी कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह बढ़ाने होते हैं बॉन्ड डिबेंचर के, बोर्ड मीटिंग में निर्णय लेना है, लेकिन उससे पहले आपको स्टॉक एक्सचेंज को फाइलिंग करनी पड़ती है, इंटीमेशन देना पड़ता है, जो कि इस इंटरेस्ट वगैरह के ऊपर हम पढ़ते हैं 11 दिन के भीतर 11 वर्किंग डेज पहले आपको देना पड़ता है। कहते हैं ये प्रपोजल आ रहा था बोर्ड मीटिंग में 14 जुलाई को। फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन चूज द वन विच करेक्टली इंडिकेट्स द लेटेस्ट डेट बाय विच आपको बीएससी को ये इंटीमेट करना है। और ऑब्वियसली द क्वेश्चन इज ऑन रेगुलेशन नंबर 929 ऑफ सेबी, और यह आंसर बनता है 11 वर्किंग डेज। तो देखिए आप ऑप्शंस देखते हैं और उसने क्लियरली पूछा आपसे लेटेस्ट डेट, मतलब बिल्कुल जो नजदीक लगे। 14 जुलाई की आपकी बोर्ड मीटिंग है, 11 दिन पहले। तो देखिए जुलाई 7 तो हो नहीं सकता, 7 से 14 में आप जाएंगे 11 दिन नहीं बनते हैं, 5 से जाएंगे तब भी नहीं बनते हैं। तो 2 ऑप्शन आपके पास बनती हैं, जुलाई 1 बिल्कुल ठीक है। क्या जुलाई 3 सही ऑप्शन हो सकती है? क्योंकि अगर आप जुलाई 3 को इंटीमेट करते हैं, 3 तारीख का एक दिन होगा, 10 तारीख तक क्या हो गया आपके 8 दिन हो जाएंगे। 14 जुलाई की मीटिंग है, 13 जुलाई तक 3 दिन और हो जाएंगे, तो बड़े प्यार से 11 बन रहे हैं। और उसने क्या पूछी है, लेटेस्ट पूछी है। सो विल गो विद ऑप्शन नंबर बी। इवन आप ए करें गलत नहीं है, लेकिन लेटेस्ट क्वेश्चन में पूछा था।
और ये 11 वर्किंग डेज हम लेके चलते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, बढ़िया है, आप इंडिविजुअल हैं, आपको एक एंटीक स्टैच्यूट मिला अपने दोस्त से, बाहर रहता है, गिफ्ट के रूप में मिला, 50th बर्थडे पे मिला, 70,000 रुपए उसकी वैल्यू है। कहता बताइए नेचर ऑफ गिफ्ट इन द लाइट ऑफ FCR एक्ट। नॉर्मली आपके जहन में आ जाता है फॉरेन कंट्रीब्यूशन की डेफिनेशन कि भैया 1 लाख तक का गिफ्ट मिले तो कोई टेंशन की बात नहीं होती, लेकिन ध्यान दीजिएगा 70,000 का आपको ये गिफ्ट मिला है, ध्यान ये रखना है ये एक फॉरेन कंट्रीब्यूशन है बीइंग मेड बाय अदर देन हिज रिलेटिव। लॉजिक क्या है, देखिए हम सेक्शन नंबर 4 में पढ़ते हैं, पहली बार जब फॉरेन कंट्रीब्यूशन का डेफिनेशन पढ़ते हो ना 1 लाख की लिमिट रूल नंबर 6 से, वो आप पढ़ते हो कि वो पैसा मिला आपको किसी फॉरेन सोर्स से, राइट, उसके हिसाब से पढ़ते हैं। और सेक्शन 4 में हम क्या पढ़ते हैं, हम 4 में पढ़ते हैं एग्जम्पशन है, कोई टेंशन ही नहीं है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन आप ले लो, और एग्जैक्टली बोलूं तो 4E के अंदर आता है कि आप ये पैसा किससे ले लो, अगर आप रिलेटिव से ले लो। ध्यान दो यहां पे ये कौन है, दोस्त है, दोस्त रिलेटिव नहीं होता, क्योंकि रिलेटिव का मतलब क्या है, कहता सेम जाइए कंपनीज एक्ट के सेक्शन 2 क्लॉज 77 से पूछिए, उसमें दोस्त नहीं आता। तो इसलिए ये एक फॉरेन कंट्रीब्यूशन है मेड बाय अदर देन हिज रिलेटिव। तो इस तरह से पूरे सेक्शंस को हार्मोनियस करके आपको ये अटेम्प्ट करने होंगे। तो देखिए इस लेक्चर में मैं बस यहीं तक डिस्कस कर रहा हूं आपसे, क्योंकि ये थे सारे MCQ। इसके बाद है सारे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, वो हम अलग क्लास से डिस्कस करेंगे। टिल देन हैव अ गुड टाइम।